हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का डीआर लर्न में। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हमारा ये सेशन 4 है और इससे पहले हम लोग इसी सीरीज़ की 3 क्लासेस ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस लगेंगे आपको। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यानी कि इनका कहना है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं हमारे, वो सभी अपनी अपनी एक मतलब विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। कभी जैसे मतलब कभी आपका बच्चे का धड़ पहले बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, हाथों में जान आती है, हथेलियाँ बढ़ती हैं, फिर उसकी फिंगर्स में मतलब जान आती है। तो इस तरीके से ये पूछ रहे हैं, ये जो विकास का जो सिद्धांत है इसको हम क्या कहते हैं। तो विकास का एक आयामी सिद्धांत, विकास का एक आयामी यानी कि विकास एक आयामी होता है। तो ये बात आपकी सिरे से गलत है, विकास एक आयामी नहीं होता है। विकास हमारा जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है, विकास बहुदिशीय होता है, विकास एक दिशीय भी नहीं होता है। विकास हमारा बहुत सी दिशाओं में होता है। हमारा नॉलेज गेन होती है, हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, इमोशनल मतलब स्थायित्व आता है। तो बहुत सारी दिशाओं में हमारा विकास होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। ये सिर्फ किसने माना है? ये माना है सिर्फ आपका जीन प्याजे ने कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। बाद बाकी ये बात किसी ने भी नहीं मानी। तो इसका जो आंसर है आपका, विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षगामी है। ये क्या होता है, इसमें विकास के 2 सिद्धांत होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक तो होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक होता है आपका एंड सिफेलोकॉर्डल। तो इसमें क्या होता है, एक में धड़ से बाहर की ओर जो आपका विकास होता है वो होता है और एक में सिर से पैर की ओर। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट आपके विकास के जो सिद्धांत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं, बचपन जो अवधि है हमारी, उसको सिर्फ हम 2 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे है आपका तीसरा, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। यहाँ पे नहीं लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट इन्होंने क्या, बच्चों की हमारी जो सोच है वो सामाजिक अंतःक्रिया से पूर्णतः प्रभावित होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जहाँ पे भी केवल लगा हो वो आपका ऑप्शन जब तक निगेटिव नहीं पूछा जाएगा नहीं हो सकता है। तो इसमें जब हमारा सही ऑप्शन है वो है आपका ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि आनुवांशिक विन्यास क्या होता है? जो हमें हेरिडिटी से, हमारी आनुवांशिकता से हमें जो गुण मिले होते हैं, जो मतलब हमारी जो विशेषताएं होती हैं के पूर्व निर्धारित रूप से, जब वो पूर्व मतलब हमारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारी हेरिडिटी से यानी कि आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। तो जब वो धीरे धीरे अपनी मतलब प्रकट होने लगते हैं, हमें दिखने लगते हैं, तो जो वो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है परिपक्वता। क्या कहलाती है? परिपक्वता। सामाजिकरण होता है समाज में रह के हम जो सीखते हैं, समाज के नियम कायदे कानून। अधिगम होता है किसी चीज़ को सीखना। अनुकूलन होता है कि कहीं पर भी अडॉप्ट करना, चाहे फिर वो नई संस्कृति हो, नया समाज हो, नए लोग हों, वहाँ पे अनुकूलन यानी कि हम अपने मतलब जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ पे हम अपने आप को उस अनुसार ढाल लें, तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परिपक्वता। क्वेश्चन 4 है, सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। सामाजिकरण का प्राथमिक हमेशा क्या होगा? आपका परिवार होगा। यहाँ पे सामाजिकरण का प्राथमिक कारण क्या है? परिवार, विद्यालय,
यहाँ पे होगा ये विद्यालय। मीडिया, मीडिया सेकेंड होगा आपका, विद्यालय भी सेकेंड होगा, मीडिया, पास पड़ोस, ये सारे सेकेंड होंगे। लेकिन हमारा परिवार जो है वो हमारा प्रथम सामाजिकरण है, प्राथमिक सामाजिकरण है। और जो आपका विद्यालय है वो आपका क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो इसमें क्या है, कोहलबर्ग का इन्होंने अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं और 6 चरण बताए हैं। प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण उसमें होते हैं। तो इसका जो हमारा होगा 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा है आपका, वो छोटा ही होता है और वो अपनी मर्जी से नैतिकता नहीं करता है। वो किस लिए करता है, दंड एवं आज्ञा पालन के लिए, ताकि उसे दंड ना मिले और वो आज्ञा पालन करेगा तो क्या होगा, उसको गुड गर्ल और गुड बॉय कहा जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, उनके निर्णय लेने का आधार है दंड और आज्ञा पालन, ताकि दंड ना मिले इसलिए वो क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यानी कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें जो क्रमबद्धता आई है उसका क्या मतलब क्या है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता। इसका मतलब क्रमबद्धता नहीं होता है, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। ये भी क्रमबद्धता मतलब श्रेणीकरण, यानी किसी चीज़ को क्रम में लगाना। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण, इसमें भी कोई क्रमबद्धता नहीं है। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे चाहे लंबाई में, मोटाई में या फिर पतले में, किसी भी एक आयाम के द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, उसको क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। जीववाद, देखो सबसे पहले तो जीववाद क्या होता है, जब बच्चा निर्जीव चीज, आपने देखा होगा जब कभी बच्चे गिर जाते हैं या बच्चों को चोट लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीन को ऐसे मार देते हैं। तो वो क्या कहते हैं उसमें कि देखो हमने जमीन को मार दिया तो उसको चोट लग गई, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया है जीववाद। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीयता। उसके बाद क्या आएगा आपका, केंद्रीयता, यानी कि एक ही चीज़ पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। कि अगर वो ये देखेंगे, अगर आप एक छोटा बर्तन लोगे और एक लंबा बर्तन लोगे और आप जब भी उन दोनों में एक एक गिलास बराबर पानी डालोगे तो बच्चों का क्योंकि ध्यान एक चीज़ पे केंद्रित होता है, उसे लगेगा कि जो आपने लंबे बर्तन में पानी डाला है वो बढ़ गया है और आपने जो छोटे बर्तन में पानी डाला है वो कम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर होगा आपका वो होगा केंद्रीयता, यानी कि बच्चे का जो ध्यान है वो एक ही चीज़ पर केंद्रित होता है। परिकल्पित निगमनात्मक जो आपका है इसमें होता है कि जब बच्चा चिंतन करने लगता है। संक्रामक परिणाम निकालना ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका केंद्रीयता। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। जहाँ पर भी लेव वाइगोस्की का नाम आएगा, ओके, जहाँ पर भी लेव वाइगोस्की का नाम आएगा सीधा सीधा आ जाएगा समाज और संस्कृति। इनका सिद्धांत है उसके 2 मुख्य पहलू हैं। तो जहाँ पर भी आपको लेव वाइगोस्की दिख जाए और समाज दिख जाए तो आंसर समझ लो इनका यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। अब लेव वाइगोस्की ने बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं, बच्चे जो खुद को एक डायरेक्शन देते हैं, जब वो कोई काम कर रहे हैं या खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा। या फिर मतलब मान लो कोई खिलौना है या कोई ब्लॉक्स है वो जोड़ रहे हैं उसको, तो कहते हैं नहीं ये वाला टुकड़ा यहाँ पे लगेगा। तो वो क्या करते हैं, खुद से बोल बोल के ही खुद को क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं उसको। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है, इन्होंने इसको बोला है निजी संवाद, यानी कि प्राइवेट स्पीच। ओके, उच्च स्वर में वार्ता नहीं है ये, पाठ भी नहीं है ये, स्वकेंद्रीयवाद। ये आपका किसने कहा है, ये कहा है जीन पियाजे ने। ओके,
तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निजी संवाद। ओके, फर्स्ट वाला। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा वो होती है जहाँ पर आप बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ड्रिल और अभ्यास बिल्कुल नहीं होगा प्रगतिशील शिक्षा में। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं करना होता, हमें बच्चों को साथ साथ रखना होता है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, हाँ जी ये होगा, क्योंकि वहाँ पे सब एक दूसरे का सहयोग करके और चीज़ों को सीखते हैं। पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा की निशानी नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सहयोगितापूर्ण अधिगम। हमारा एक लास्ट में क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? कल हम डिस्कस करेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसके हिसाब से। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी और क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा और उनसे फीडबैक लीजिएगा कि उनको ये क्लास कैसी लगी। अगर इसमें कुछ सुधार करना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।